स्टूडेंट्स, आज जो हम चालू वीडियो लेक्चर है वो है उसका जो चैप्टर चालू कर रहे हैं वो उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड सस्पेंडेड एनिमेशन। ये पूरे चैप्टर का नाम है। इसमें आज जो पहला जो वीडियो हम बनाएंगे और आपको अपलोड करेंगे वो है बीज यानी सीड क्या होता है एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड और बीज का विकास कैसे होता है। अभी तक हमने जो इस पेपर के अंदर आपको पढ़ाया वो रूट के बारे में पढ़ाया, रूट का डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, विकास, मॉडिफिकेशन। इसके पेपर में हमने आपको स्टेम के बारे में पढ़ाया, लीफ के बारे में पढ़ाया और अब हम आ गए हैं बीज यानी बीज की संरचना कैसी होती है और बीज का विकास कैसे होता है। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा बीज की परिभाषा क्या है और बीज का विकास कैसे होता है। एग्रीकल्चर और सामान्य भाषा के अंदर आपने सुना होगा कि बीज वह संरचना है जिसको ग्रो करने से या जिससे नई संतति या नए पौधे की उत्पत्ति होती है या नए पौधा बनता है, उस संरचना को बीज कहा जाता है। ये कृषि वैज्ञानिक और सामान्य जो फार्मर्स इसको कहते हैं। जैसे गन्ना है, गन्ने के अंदर तने के जो परसंधि युक्त जो टुकड़े होते हैं उनको उगाने से नया पौधा जन्म लेता है, तो गन्ने के लिए बीज हो गया गन्ने का जो तने का टुकड़ा। ये केवल और केवल एग्रीकल्चर और फार्मर्स के लिए ये परिभाषा सही है, लेकिन वनस्पति विज्ञान के अंदर बीज क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल से विभिन्न परिभाषाएं बताएंगे और क्या क्या संरचनाएं होती हैं ये आपको आज डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि बीज क्या होता है। अनेक एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मॉर्फोलॉजिस्ट ने बीज की परिभाषा दी है। परिभाषा के और संरचना के अनुसार जो बीज है उनके कैरेक्टर्स के अनुसार, तो बीज के अंदर 3 जनरेशन्स होती हैं। बीज के बारे में अगर आप जानना चाहें तो बीज के अंदर 3 पीढ़ियां होती है। एक पेरेंटल पीढ़ी के रूप में उसके अंदर बीज के अंदर संरचना होती है, एक खुद अपने आप में बीज होता है और एक भावी पीढ़ी जो अगली संतति के रूप में या आगे जाकर नए पौधे को जन्म देगा, वो एक संरचना होती है। तो बीज अपने आप में 3 पीढ़ियों को लिए हुए एक विशेष संरचना होती है। एक विशेष संरचना होती है जिसमें अनेक टिश्यू होते हैं और अनेक टिश्यू के अंदर विभिन्न प्रकार की जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स के हिसाब से विभिन्न प्रकार की क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है वो पाई जाती हैं। बीज का जो अध्ययन किया जाता है उसको हिंदी में बोलते हैं बीज विज्ञान और इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मोलॉजी। यानी स्पर्मोलॉजी वह विज्ञान है जिसके अंदर बीज के समस्त पहलू, संरचना, डेवलपमेंट, विकास, उसकी साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, सब कुछ बीज के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो स्पर्मोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो बीज वास्तव में बीज क्या है तो हम अलग अलग तरह की परिभाषाएं देखेंगे। तो बीज, सबसे पहले जो बीज की परिभाषा आएगी, डेफिनेशन आएगी, उसमें क्या कहा गया है कि बीज अपने आप में क्या है, एक मेरिस्टेमेटिक एक्सिस है। क्या है बीज? बीज अपने आप में एक विविध ज्योत की अक्ष है। विविध ज्योत की अक्ष है, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो टिश्यू है, इस बीज के अंदर जो संरचना है वो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रूप में है, वो एक्स है जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो आगे चलकर विभाजन करके, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी, आगे चलकर नए पादप को जन्म देंगी। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि बीज अपने आप में एक मेरिस्टेमेटिक एक्सिस है जिसके अंदर या जिसके साथ में भोजन को संचित करने वाले विभिन्न टिश्यू उपस्थित होते हैं। यानी स्टोरेज टिश्यू भी इसके साथ में होंगे। तो मेरिस्टेमेटिक एक्सिस प्लस में स्टोरेज टिश्यू होंगे और स्टोरेज टिश्यू के लिए या तो कोटिलिडन्स होंगे, मोनोकोट में 2 कोट, एक कोटिलिडन होगा और डाइकोट के अंदर दो कोटिलिडन होंगे और मोनोकोट के अंदर एक कोटिलिडन होगा, या एंडोस्पर्म के रूप में सीड्स होंगे। और इनके सबके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होगी, झिल्ली होगी या एक हार्ड कवर होगा जिसको कहा जाएगा बीजावरण। जिसको क्या कहा जाएगा?
बीजावरण, तो प्राइमरीली जो बीज की परिभाषा है वो उसके अंदर बीज 3 संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें एक मेरिस्टेमेटिक एक्सिस विभज्योत की एक्सिस होती है, साथ में उस एक्सिस के साथ में भोजन को संचित करने वाले टिश्यूज जो एंडोस्पर्म के रूप में हो सकते हैं और कई बार नहीं भी होते हैं, लेकिन उसके चारों तरफ एक आवरण होगा, जो मेम्ब्रेन के रूप में हो सकता है और हार्ड कवर के रूप में हो सकता है, और उसके चारों तरफ एक कोटिलिडन है या डाइकोटिलिडन्स है, उसके अंदर रासायनिक पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड के रूप में संचित रहते हैं वो होगा। तो बीज प्राइमरीली 3 विभिन्न संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो क्या कहेंगे कि बीज वह संरचना है जिसके अंदर एक विभज्योत की एक्सिस और संचय करने वाले टिश्यू तथा जिसके उस संरचना के चारों तरफ एक मेम्ब्रेनस या हार्ड आवरण पाया जाता है, उस संरचना को कहा जाता है, पादपों के अंदर उस संरचना को कहा जाता है बीजावरण, और इस पूरी संरचना का नाम है सीड। अब आप समझिए कि मेरिस्टेमेटिक एक्सिस क्या है। ये मेरिस्टेमेटिक एक्सिस टेक्निकली कहा जाता है इसको एम्ब्रियो, यानी भ्रूण होगा किसके अंदर, बीज के अंदर। स्टोरेज टिश्यू इसके अंदर क्या होगा, कोटिलिडन्स के रूप में होगा, ये कोटिलिडन्स के रूप में होगा, और ये तीसरा जो होगा ये किसके रूप में होगा, सीड कोट के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, सीड कोट का रूप में होगा। तो प्रमुख रूप से जो बीज हैं वो 3 भाग, बीज के 3 टिश्यूज प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो ये प्राइमरी डेफिनेशन हो गई। दूसरी अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो गार्डिनर नाम के वैज्ञानिक ने क्या कहा है कि बीज एम्ब्रियोनिक प्लांट्स, यानी एम्ब्रियोनिक प्लांट्स, बीज क्या है, एम्ब्रियोनिक प्लांट कौन से प्लांट्स होते हैं, ऐसे पादप जिनमें निषेचन की क्रिया के बाद में भ्रूण का निर्माण होता है, उनको एम्ब्रियोफाइटा में रखा गया है और उन्हीं पादपों को कहा जाता है एम्ब्रियोनिक प्लांट। सभी एम्ब्रियोनिक प्लांट्स के अंदर बीज का निर्माण नहीं होता है, इसके कुछ फेनेरोगेमस प्लांट्स हैं उनके अंदर बीज का निर्माण होता है। तो एम्ब्रियोनिक प्लांट्स में बनने वाली एक विशेष संरचना बीज कहलाती है, जिसके अंदर विभिन्न भावी संरचनाओं के प्राइमोर्डिया पाए जाते हैं। किसके प्राइमोर्डिया होते हैं, भावी संरचना, यानी प्राइमोर्डिया ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अब इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे तो क्या बनाएंगे कि बीज क्या है, एम्ब्रियोफाइटा या एम्ब्रियोनिक प्लांट्स या बीज एम्ब्रियोनिक प्लांट्स में बनने वाली वह संरचना है, या इसको और अधिक रूप से विकसित, क्योंकि उन्होंने एम्ब्रियोनिक शब्द यूज करके कंफ्यूज कर दिया, या तो यहां पर स्पर्मेटोफाइटा शब्द अगर आप यूज करें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एम्ब्रियोनिक प्लांट्स में ब्रायोफाइट भी आते हैं, कैरिडोफाइट भी आते हैं, वहां बीज का निर्माण नहीं होता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि गार्डिनर ने ये शब्द इस्तेमाल किया था, लेकिन मैं इसको और रिफाइन कर देता हूं कि स्पर्मेटोफाइटा या फेनेरोगेमिक प्लांट्स में बनने वाली वह संरचना जिसके अंदर फ्यूचर जनरेशन या भावी पीढ़ी के प्राइमोर्डिया विद्यमान होते हैं, उस संरचना को कहा जाता है बीज। और ये भावी पीढ़ी के जो प्राइमोर्डिया हैं, आद्यक हैं, प्राइमोर्डिया हैं, ये किस रूप में होंगे, रेडिकल मूलांकुर के रूप में होंगे, प्लूमूल प्रांकुर के रूप में होंगे, और साथ में क्या होगा, उपस्थित होते हैं, साथ में क्या होता है, वही कोटिलिडन्स स्टोरेज टिश्यू होंगे, और क्या होगा, कवर होगा, जो हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, बीज स्पर्मेटोफाइटा में बनने वाली वह संरचना है जिसके अंदर फ्यूचर जनरेशन, भावी पीढ़ी को उत्पन्न करने वाले प्राइमोर्डिया
हिंदी में बोलेंगे आद्यक, ब्रैकेट में लिखेंगे रेडिकल, मूलांकुर या प्लूमूल तथा कोटिलीडन्स, और उस संरचना के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, उस संरचना को कहा जाता है बीज। उस संरचना को क्या कहा जाता है? बीज। इसमें बहुत सारे वर्ड्स काम में आ गए। इसके अंदर क्या काम में आ गए? बहुत सारे, यानी बीज वह संरचना है जिसके अंदर एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस के अंदर एक रेडिकल है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस के ऊपर वाला भाग है वो प्लूमूल के रूप में है, कोटिलीडन्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, और आवरण के रूप में टेस्टा और टैगमन यहाँ भी है और वहां पर भी है, सीड कोट के रूप में है। तो ये बीज के अंदर ये समझाने के लिए, अलग अलग टिश्यूज के रूप में समझाने के लिए एक डेफिनेशन दी गई। इसी को और ज्यादा शॉर्ट में और नट सेल में करने के लिए अब और नई डेफिनेशंस आ गई हैं, जिससे बीज को और शॉर्ट में समझाया जा सकता है। और वो डेफिनेशन क्या है? आफ्टर, देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया के बाद, इंटेगुमेंटेड मेच्योर ripened ovule is known as seed। यानी कि निषेचन की क्रिया के बाद जो इंटेगुमेंटेड ओवुल है वो परिपक्व हो जाए, मेच्योर हो जाए, परिपक्व और मेच्योर हो जाए, तो उस संरचना को कहा जाता है बीज। और हिंदी में क्या लिखेंगे? निषेचन की क्रिया के बाद, निषेचन के बाद अध्यावरण, इंटेगुमेंट को क्या बोलते हैं? अध्यावरण युक्त, अध्यावरण युक्त परिपक्व, अध्यावरण युक्त परिपक्व लघु बीजाणुधानी ओवुल क्या है? मेगास्पोर, बीजाणुधानी बीज कहलाती है। क्या कहलाती है? बीज कहलाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ओवुल जो कि क्या कहलाता है? मेगास्पोरेंजियम। जिम्नोस्पर्म में ओवुल को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। टेरिडोफाइटम के मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद यह ओवुल, यह इंटेगुमेंटेड ओवुल परिपक्व होकर, यानी दो घटनाएं हुई, एक तो ये फर्टिलाइजेशन हुआ और दूसरा ये परिपक्व हो गया। उस परिपक्व फर्टिलाइजेशन के बाद और परिपक्व होने के बाद ओवुल, जो पादपों के अंदर ओवुल बनता है वह ओवुल ही क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। और कई बार इससे भी ज्यादा रिफाइंड डेफिनेशन दी गई है बीज की, और वो क्या है? फर्टिलाइज्ड, निषेचित या एपोमेटिकली आफ्टर फर्टिलाइजेशन या एपोमेटिकली, है ना, और एपोमेटिकली, इसको यहां पर, और एपोमेटिकली, एपोमेटिकली मेच्योर ओवुल इज नोन एज सीड। देखिए, इसको समझिए। मैंने अभी केवल ये एक वर्ड काम में लिया था, अब मैंने दो वर्ड काम में लिए। बोटनी के अंदर बीज का मतलब है कि वह ओवुल जिसका निषेचन हो गया है और निषेचन के बाद में वो परिपक्व हो गया है, मेच्योर हो गया है, यानी मेच्योरेशन की उसमें सारी क्रियाएं हो गई हैं, तो इस ओवुल को हम क्या कहेंगे? बीज कहेंगे। इस ओवुल को हम क्या कहेंगे? बीज कहते हैं। और यहां पर देखिए, ये एक नया टर्म काम में लिया, एपोमेटिकली, यानी जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है और बिना निषेचन की क्रिया के बाद भी अगर ओवुल मेच्योर हो जाए और बीज का निर्माण कर ले तो उसे भी बीज ही कहा जाता है।
हालांकि गुणसूत्रों के हिसाब से वहां पर संख्या सही नहीं साबित होती है, लेकिन ऑटोमेटिकली अगर कोई सीड बनता है तो उसे भी हम बीज ही कहते हैं। तो कुल मिला के क्या है कि निषेचन की क्रिया के बाद परिपक्व ओवुल बीज कहलाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डेफिनेशन होगी। अब ये ओवुल है, इसके अंदर जो परिपक्व हो जाएगा तो क्या क्या संरचनाएं बनेगी। अब आप पिछली डेफिनेशन में चली जाइए कि इसके अंदर क्या होगा, एक एम्ब्रियो होगा जिसको एक जगह काम में लिया मेरिस्टेमेटिक एक्सिस, दूसरी जगह के उसमें काम में ले लिया एम्ब्रियो काम में ले लिया, और इसके अंदर क्या काम में लिया कि फ्यूचर जनरेशन के प्लूम्यूल हो, तो ये एम्ब्रियो ही है और एम्ब्रियो के अंदर ही क्या है, रेडिकल्स है, वही सब काम में ले लिया, और इसी के अंदर क्या है, प्लूम्यूल है। ठीक है, इसी के अंदर कोटिलिडन्स दोनों में काम लिए गए, कोटिलिडन्स, और तीसरी संरचना सीड कोट है। तो कहने का मतलब है कि बीज ओवुल ही है जिसके अंदर परिपक्व होने पर ओवुल के अंदर ये तीन संरचनाएं बन जाती हैं, क्योंकि निषेचन की क्रिया के बाद एम्ब्रियो बनता है, निषेचन की क्रिया के बाद में क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, और एंडोस्पर्म रिजर्व फूड के रूप में काम आता है। और तीसरी जो संरचना है जो कि ओवुल के अंदर क्या कहलाती है, ओवुल के अंदर इंटीगुमेंट कहलाती है, जो आउटर और इनर इंटीगुमेंट होती है, और जैसे ही बीज में बनती है इन्हीं इंटीगुमेंट का नाम हो जाता है टेस्टा और टेगमन। तो यहां पर आप याद रखिए कि जब ओवुल है तो ओवुल के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं हैं जो कि मेच्योर पादप के अंदर बदलती हैं। जैसे ओवुल के अंदर क्या क्या होता है, ओवुल के अगर आप बात करें तो ओवुल के अंदर देखिए, ये समझिए इसको, ये ओवुल है, ये एनाट्रोपस ओवुल मैंने बना दिया है, ये एनाट्रोपस ओवुल मैंने बना दिया है। ठीक है, इस एनाट्रोपस ओवुल के अंदर ये है पोलर न्यूक्लियाई, ये है एंटीपोडल सेल्स, और यहां पर है ये एग सेल, ये है एग सेल, और ये है सिनर्जिड्स, और ये है माइक्रोपाइल, ये है आउटर इंटीगुमेंट, ये है इनर इंटीगुमेंट, ये है इनर। ये ओवुल है, एनाट्रोपस टाइप का ओवुल है, एक टिपिकल टाइप का। जब इसके अंदर एक पोलन ट्यूब आकर इसका निषेचन करती है तो ये आ गई पोलन ट्यूब, और ये हो गई निषेचन की क्रिया, ये एक नर युग्मक और ये दो युग्मक, ये है मेल गैमेट, ये क्या है, मेल गैमेट। तो निषेचन की क्रिया के बाद में देखिए क्या क्या परिवर्तन होंगे पादप के इस संरचना के अंदर, वो हम देखते हैं। फ्लावर के अंदर क्या क्या होता है, हम फ्लावर से चालू कर ले, ओवुल है, फ्लावर के अंदर होता है, देखिए फ्लावर के अंदर जो संरचना होती है उसके अंदर क्या क्या होता है, एक सेपल होता है, बाह्यतल जिसको आप बोलते हैं, सेपल 2n नंबर का होता है, स्पोरोफाइट होता है। ये बीज के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, जेनेटिक्स के हिसाब से इसमें कोई चेंज नहीं हो जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे सोलेनेसी कुल के अंदर परसिस्टेंट फल के अंदर ये पाए जाते हैं बीज के साथ में, नहीं तो कुछ रेयर पादपों के अंदर ये पाए जाते हैं। सेपल्स हैं, इसके बाद पेटल्स हैं, पेटल्स में भी 2n नंबर होता है, ये हो भी सकते हैं और ये नहीं भी हो सकते हैं, यानी ये बीज के साथ में होते भी हैं नहीं भी होते हैं, लेकिन इनकी जेनेटिक्स में कोई फर्क नहीं होता है। और ये लास्ट में जाकर अंत में जैसे ही पॉलिनेशन होगा बीज बन जाएगा, बीज के बाद में ये झड़कर अलग हो जाते हैं, तो ये अंत में क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एंड्रोशियम यानी
स्टेमन्स है, पोलन ग्रेन्स हैं। पोलन ग्रेन्स के अंदर B2N नंबर होता है, ये बाद में जाके बी जनरेट हो जाते हैं, तो इनमें कोई चेंज नहीं आता है। अब है ओवरी। ओवरी, और ओवरी से पहले आप ले लीजिए कार्पल। क्या ले लीजिए? कार्पल। कार्पल के अंदर क्या कितनी संख्या होती है? 2N नंबर होती है। कार्पल के 3 भाग होंगे, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। ये स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी तीनों ही क्या होते हैं? 2N नंबर के होंगे। ठीक है। स्टाइल और स्टिग्मा जैसे ही बीज बनता है ये नष्ट हो जाता है, और एंजियोस्पर्म पादपों में ओवरी किसका निर्माण करती है? फल का निर्माण करती है। यानी फ्रूट जो बनता है वो निषेचन की क्रिया के बाद में जो फ्रूट बनता है वो ओवरी से बनता है। तो ओवरी होगी। ओवरी वाल, यानी इस ओवरी की जो वाल होगी वो क्या बनाएगी? निषेचन की क्रिया के बाद में फल भित्ति बनाती है। तो फल की जो भित्ति है वो निषेचन की क्रिया के बाद में ओवरी वाल से बनती है। ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ये होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवुल होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवुल होता है। तो ये जो संरचना है जिसका नाम क्या है? ओवुल है। यह ओवुल ओवरी के अंदर पाया जाता है। अब ओवुल के अंदर क्या क्या होंगे ये देखिए। ओवुल के अंदर क्या क्या संरचना होगी? ओवुल, ओवुल, ओवुल के अंदर क्या क्या होगा? इंट्यूगमेंट होगा, न्यूशिलस होगा। यहां पर ये जो संरचना है, इसके अंदर ये जो संरचना है, ये संरचना कहलाती है न्यूशिलस, जो कि विकसित हुए। ये जो संरचना है ये न्यूशिलस कहलाती है, जो कि विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। न्यूशिलस, न्यूशिलस के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है? एग सेल। अब हम इसको ओवरी को मिटा देते हैं। एग सेल है। एग सेल के साथ में क्या क्या है? सिनर्जिड्स है, एंटीपोडल सेल्स है। एंटीपोडल सेल्स के साथ में क्या क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है, और माइक्रोपाइल है, और हाइलम है। और क्या है? हाइलम है। ये जो ग्रंथ है ये कहलाता है हाइलम, जिससे कि वो जुड़ा हुआ रहता है। अब जब ओवुल के अंदर निषेचन क्रिया होती है तो ये जो ट्यूब आई है, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब नुमा संरचना कहलाती है पोलन ट्यूब। ये संरचना क्या कहलाती है? पोलन ट्यूब कहलाती है। जब पादप के ओवुल के अंदर निषेचन की क्रिया होती है पोलन ट्यूब के माध्यम से, तो निषेचन की क्रिया के बाद में पादप का जो ओवुल है, ये जो सारी की सारी संरचनाएं हैं ये किसके अंदर है? ये सारी संरचनाएं ओवुल के अंदर है। ये सारी की सारी संरचनाएं किसमें है? ओवुल के अंदर है। और ये पूरा का पूरा ओवुल निषेचन की क्रिया के बाद में सीड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? सीड में बदल जाता है। इंटीग्यूमेंट ये 2N नंबर का है, और ये निषेचन की क्रिया के बाद में ये जो इंटीग्यूमेंट है ये किस में बदल जाता है? सीड कोट में। आउटर इंटीग्यूमेंट टेस्टा कहलाता है, और इनर इंटीग्यूमेंट टैगमन कहलाता है। न्यूशिलस ये भी 2N नंबर का होता है, और निषेचन की क्रिया के बाद में जब विकसित होता हुआ भ्रूण है तो यह न्यूशिलस काम में आ जाता है, यानी पूरा का पूरा डिजनरेट हो जाता है। विकसित होते हुए भ्रूण और एम्ब्रियोसाइट को पोषण प्रदान कर देता है। लेकिन कई बार क्या है, ये परिपक्व बीज में भी बचा रहता है, और इसको कहा जाता है पेरिस्पर्म। और ये पेरिस्पर्म भी 2N नंबर का ही होगा। ये भी 2N नंबर, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब एम्ब्रियोसैक,
एम्ब्रियो सैक के अंदर एग जो कि एन नंबर की है, और सिनर्जिड्स जो कि एन नंबर के, एंटीपोडल सेल्स ये भी एन नंबर के, पोलर न्यूक्लियाई 2 हैं इसलिए एन प्लस एन है। ये क्या है, 2 है संख्या में इसलिए इनको एन प्लस एन कहेंगे। ये एक पोर है, ये एक तंतु है जिसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। जब निषेचन की क्रिया होगी तो इसमें एक एन जुड़ेगा और ये बन जाएगा एम्ब्रियो, और इसको कहेंगे 2n नंबर। सिनर्जिड सेल्स पोषण प्रदान करके डीजनरेट हो जाएंगी, एंटीपोडल सेल्स पोषण प्रदान करके डीजनरेट हो जाएगी। पोलर न्यूक्लियाई में एक न्यूक्लियस मेल का जुड़ेगा और ये 3n हो जाएगा और इसको कहेंगे एंडोस्पर्म। ये पादप के बीज के अंदर एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा, और ये माइक्रोपाइल जो कि ओवुल के अंदर भी माइक्रोपाइल कहलाता है और बीज के अंदर भी माइक्रोपाइल, यानी बीज के अंदर जो पोर होता है उसको भी माइक्रोपाइल कहते हैं, और थोड़ा सा रेमिनेंट के रूप में हाइलम बीज के अंदर भी होता है इसलिए इसको यहाँ पर भी हाइलम कहते हैं। तो इस तरह से पादप के ओवुल के अंदर निषेचन की क्रिया के बाद में डेवलपमेंट होते हैं, और निषेचन की क्रिया के डेवलपमेंट के परिणाम स्वरूप जो ओवुल के अंदर जितनी सारी संरचनाएं हैं वो सारी की सारी संरचनाएं और उनकी जेनेटिक्स में इस तरह से परिवर्तन होते हैं और एक परिपक्व बीज का निर्माण हो जाता है। तो अंत में जो बीज बना है, जो बीज है उस बीज के अंदर जो जेनेटिक्स है वो किस तरह की होगी, बीज सीड है, और सीड के अंदर क्या है, सीड कोट है। सीड के अंदर क्या है, सीड कोट है। सीड कोट कैसा है, 2n नंबर का है जो कि 2 है, टेस्टा है और टैगमन है। किस रूप में है, टेस्टा है और टैगमन है। और कुछ सीडों के अंदर एंडोस्पर्म भी होता है, एंडोस्पर्म भी होता है, ये 3n नंबर का है, ठीक है। कुछ नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, एक कोटिलीडन्स है जो कि कोटिलीडन्स किसका है, एम्ब्रियो का ही भाग होती है, तो ये 2n नंबर के हैं। और एम्ब्रियोनिक एक्सिस जिसके अंदर रेडिकल है, जिसके अंदर प्लूम्यूल है, ये सारी की सारी संरचनाएं क्या है, 2 नंबर की हैं। तो ये बीज के अंदर सीड कोट होता है, एंडोस्पर्म होता है, सब जरूरी नहीं है, कुछ सीड ऐसे हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं उनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। कोटिलीडन्स अगर मोनोकोट है तो एक कोटिलीडन्स, डाइकोट है तो 2 कोटिलीडन्स होंगे, और जो एम्ब्रियो है उसके अंदर एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस होगी, उसके अंदर एक सिरा रेडिकल का काम करेगा और एम्ब्रियोनिक एक्सिस का दूसरा सिरा है वो प्लूम्यूल का काम करेगा। तो ये सारी की सारी संरचनाएं क्या है, बीज हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि व्हाट इज सीड, बीज होता क्या है। ये जो बीज है, अगर आपको बीज ही समझ में नहीं आएगा तो बीज की संरचना कैसे समझ में आएगी। तो बीज के अंदर ये संरचनाएं होती हैं, इनके अंदर ये बनते कैसे हैं और ये ओवुल में क्या कहलाते हैं, और जब बीज बन जाता है तब क्या कहलाते हैं। तो डेवलपमेंट की प्रक्रिया कैसी होगी और क्या क्या चेंज होंगे वो हम आपको कल नेक्स्ट जो वीडियो है इसके कंटिन्यू हम 2-3 वीडियो डालेंगे ताकि ये स्ट्रक्चर ऑफ सीड कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।